साथ ही ये कंपनियां ना तो अपने शेयर खरीद सकेगी और ना ही शेयरों पर दिए जाने वाले लाभांश का भुगतान कर सकेगी। अमेरिका में एयरलाइन कंपनियों की मांग में 95% की कमी आ गई है। लोगों ने हवा में उड़ना बंद कर दिया है। इसमें सुधार की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। भारत में भी कई लोगों की नौकरियां गई हैं, सैलरी कट गई है। इससे उनका नियमित खर्च भी दबाव में आ गया है। मध्य वर्ग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे परिवार चलाए। क्या भारत सरकार में इस तरह के कदम उठाने की क्षमता है? इसका जवाब नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि भारत सरकार के पास क्षमता है, ना ही इस तरह की मांग उठी है। यही फर्क है भारतीय मध्य वर्ग और अमेरिकी मध्य वर्ग में। क्या भारतीय न्यूज चैनलों में नौकरियों के जाने, सैलरी कम किए जाने को लेकर लगातार खबरें हैं? आप टीवी देखने वाले दर्शक ही बता सकते हैं। क्या मध्य वर्ग अपनी व्यथा कहने की शक्ति जुटा पाएगा? क्या वो आईटी सेल के हमले के लिए तैयार है? मेरा अभी भी मानना है कि लोगों को अगर व्हाट्सएप में इनकी सप्लाई होती रही तो वो नौकरी और सैलरी का हर्जाना नहीं मांगेंगे। वरना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से तमाम खबरें दर्शकों और पाठकों तक पहुंच रही है। इसके बाद भी मध्य वर्ग ऐसी बातों से ज्यादा एक संप्रदाय के प्रति नफरत वाली स्टोरी और अफवाह को फॉरवर्ड कर रहा है। वो ऐसी खबरों को फॉरवर्ड नहीं करता जिसमें दिल्ली में अय्याशी के लिए खर्च हो रहे 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को रद्द कर लोगों के हाथ में पैसे देने की बात हो रही है। मैं ये बात गंभीरता से लिख रहा हूँ। लाखों लोगों की नौकरी गई है, ना तो इसका डेटा है और ना ही डेटा दिए जाने की मांग। मिडिल क्लास ने अपनी बेचैनियों को बर्दाश्त किया है। वो किसी से मांग नहीं कर रहा है कि डीए काटे जाने या सैलरी काटे जाने की स्टोरी क्यों नहीं चल रही। और मैं इस चरित्र की ईमानदारी से तारीफ करता हूँ। आसान नहीं होता है अपनी सैलरी और नौकरी गवाकर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मीम में खोए रहना। यही वो भारत है जो नया है, जिसका अपना एक नेशनल कैरेक्टर है। मेरे ऊपर भी मिडिल क्लास दर्शकों का दबाव नहीं है कि ऐसी स्टोरी दिखाऊं। मोदी विरोध में जो विश्लेषण इस सच्चाई को नहीं देख पा रहा है वो दुखी ही रहेंगे। हमारा समाज बदल गया है। सांप्रदायिकता एक अलग नागरिक का निर्माण करती है। उसे समझने का किसी के पास कोई समाज शास्त्रीय पैमाना नहीं है। यहीं पर अकादमिक वाले विद्वान भी फेल हो जाते हैं। आगे फिर से रवीश कुमार लिखते हैं, आइए सिपाही सैयद अबू ताहिर को सलाम भेजते हैं। तमिलनाडु के त्रिची में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। किसी तरह जिला अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा और रक्त की जरूरत पड़ेगी। उसका पति तालाबंदी की परवाह ना करते हुए सड़क पर निकल पड़ा। यही मुलाकात होती है सिपाही सैयद अबू ताहिर से। वो इस व्यक्ति से पूछताछ करने लगता है कि तालाबंदी में कहाँ जा रहा है। सिपाही कहता है उसका भी ब्लड ग्रुप वही है जो प्रसूता का है। वो अस्पताल चल पड़ता है, खून देता है, माँ और बच्चा स्वस्थ है। ये खबर सुनकर एसपी उसे 1,000 का इनाम देते हैं। राज्य के पुलिस प्रमुख 10,000 इनाम देते हैं। 23 साल का सैयद अबू ताहिर 11,000 रुपए लेकर उस महिला को दे देता है जिसका बच्चा हुआ है। महिला का नाम सुलोचना है। आईपीएस एसोसिएशन ने ये जानकारी ट्वीट की है। रवीश कुमार आगे फिर लिखते हैं, भारत के एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया। भारतीयों का शव। कमलेश भट्ट, संजीव कुमार, जगसीर सिंह, इन तीनों का पार्थिव शरीर दुबई से भारत आया। विमान उतरा मगर पार्थिव शरीर नहीं। विमान वापस भेज दिया गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के कमलेश भट्ट का निधन 17 अप्रैल को हो गया था। संजीव कुमार और जगसीर सिंह का निधन 13 अप्रैल को हुआ था। इन तीनों को कोविड-19 नहीं था। इसके बाद भी वापस कर दिया गया उनका शव। गल्फ न्यूज से संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत पवन कपूर ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी ने कार्गो जहाज से पार्थिव शरीर को भेजने का इंतजाम किया था। बाकायदा भारतीय दूतावास से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया था। सारी औपचारिकताएं पूरी की गई थी। फिर कार्गो कंपनी एयरपोर्ट से अनुमति मांगती है। जिस एयरपोर्ट पर उतरना है उसे मंजूरी भी मिल गई थी। राजदूत पवन कपूर साहब का बयान है कि वो पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के एयरपोर्ट पर
क्या हुआ। आगे रमेश कुमार ने लिखा है कोविड-19 का अपडेट। दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 2 लाख से अधिक हो चुकी है। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 53,511 हो गई है। 9 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। दुनिया भर में संक्रमित लोगों की संख्या 28 लाख से अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि जो व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो गया है उसे दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर प्रतिरोधी क्षमता बन गई है। ऐसे व्यक्ति को भी दोबारा कोरोना का संक्रमण हो सकता है। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 24,496 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1990 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में अब तक नए मामलों की सबसे अधिक वृद्धि है। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 824 हो गई है। महाराष्ट्र में 6,817 है। उसके बाद 3 राज्य गुजरात, दिल्ली और राजस्थान है, जहाँ कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 से अधिक हो चुकी है। भारत में कोविड-19 के 68.2% मामले 27 जिलों में हैं। लेकिन वो जिला है जहाँ की आर्थिक गतिविधि मायने नहीं रखती है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर और जयपुर में मिलाकर 40% से ज्यादा केस है। जैसे मुंबई में देखिए, देश भर में जितने मामले हैं उसका 13.8% अकेले इस महानगर से है। 5,049 मामले हो गए हैं और 191 लोग मारे गए हैं। मुंबई में 1 से 1,000 होने में 30 दिन लगे, 1,000 से 2,000 होने में 6 दिन लगे, फिर 4 दिन में ही 2,000 से 3,000 हो गया, उसके बाद 3 दिन में 3,000 से 4,000 हो गया, अब मात्र 2 दिन में 4,000 से 5,000 हो गए। जाहिर है इस स्थिति में मुंबई को खोलने का फैसला मुश्किल हो सकता है। दिल्ली का बाड़ा हिंदूराव अस्पताल बंद कर दिया गया है। यहाँ एक नर्स कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। 2 हफ्ते से वो अस्पताल में अलग-अलग विभागों में ड्यूटी कर रही थी। जब तक अस्पताल पूरी तरह सैनिटाइज नहीं हो जाता और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो जाती, तब तक अस्पताल बंद रहेगा। उत्तराखंड में आज से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। तालाबंदी के निर्देश का पालन होगा। यहाँ के 9 पहाड़ी जिलों में आज सुबह 7 से शाम 6 बजे बाजार खुले रहेंगे। सुलझाने में लगी है, लेकिन कोरोना के इस भीषण चौक के दौर में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो फिर कहाँ क्या बचेगा। कितनी हिंसा है समाज में लोगों के भीतर। सोच रहा हूँ इस घटना से उस श्रृंगार नगर के पड़ोसियों को कितना मानसिक आघात पहुंचाया होगा। साधारण जगहों के लोग कैसे इन स्मृतियों से खुद को उबारते होंगे। कोई दिन ऐसा आए जब क्रूरता का नामो निशान मिट जाए। ईश्वर सभी की आत्मा को शांति दे। देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालने के लिए आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर लोगों की क्या राय है। खालिद नदीम लिखते हैं, ये लापरवाही नहीं अपराध है। 3 भारतीय नागरिकों के शव कल दिल्ली एयरपोर्ट से वापस दुबई भेज दिए गए, वो भी तब जब इनमें से किसी को भी कोरोना के चलते मौत नहीं हुई थी। ये वो लोग हैं दुबई में नौकरी किया करते थे। इनमें से एक 23 साल के कमलेश भट्ट मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले थे। उनकी मौत हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। वहाँ रहने वाले भारतीयों ने इस मुश्किल दौर में भी किसी तरह औपचारिकताएं पूरी कर उनके शव स्वदेश भेजने का प्रबंधन किया। देहरादून से कमलेश के परिजन भी किसी तरह एम्बुलेंस की व्यवस्था करके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन यहाँ आकर मालूम चला कि उनका शव वापस दुबई भेज दिया गया है। कमलेश के अलावा 2 अन्य भारतीय भी शव की वापस भेज दिए गए थे। तीनों में से किसी एक की मौत भी कोरोना के कारण नहीं हुई थी। परदेश गए किसी अपने का अगर कफन लौट कर आए तो ये कितना पीड़ादायक है, और कफन आकर भी परिजनों को ना मिले। मौत के 1 हफ्ते बाद भी परिजन शव के लिए भटकते रहे और शव इस कदर यहाँ से वहाँ होता रहे तो ये पीड़ा बयां किए जाने के दायरे से भी बाहर है। यूएई में भारत के उच्चायुक्त ने भी इस मामले पर हैरानी जताई। मृतकों में से कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं था, फिर भी उनके शव एयरपोर्ट से लौटा दिए गए। इन मृतकों के परिजनों का दुख महसूस करके देखिए। ये संबंधित अधिकारियों और मंत्रालयों की लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर अपराध भी है। आगे सत्यार्थी लिखते हैं, भारत उस तरफ बढ़ रहा है जिसकी कल्पना और उसके परिणाम की कल्पना अति भयावह है। ओबीसी जिसकी 90%
क्रूर है, पशु से बुरा जीवन जीता है। इस कदर मुंसागियों ये खिलाफ इस्तेमाल होगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा। आप इस तस्वीर से भविष्य की कल्पना कीजिए, साथ में टीवी पर जो ब्रेन वॉश कर आप में से ज्यादातर का खाली दिमाग में जो नया चिपसेट डाला जा रहा है उसका इमेजिनेशन कीजिए। आगे अमित के यादव सफाई लिखते हैं, हमें नहीं पता आप कैसा महसूस करते होंगे, पर मैं और मेरा परिवार जरूर डरा हुआ है, अंदर से सहमा हुआ है। उसका कारण ये है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी होगा, आपको डरने का कारण पता चल जाएगा। मेरे ताऊजी आगरा में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और आगरा के हर रोज नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। डरने का सिर्फ एक कारण है, सरकारों की लापरवाही, क्योंकि अस्पताल प्रशासन के बड़े अधिकारी लोग जब उन वार्डों में जाने से मना कर देते हैं तो गाज गिरती है छोटे कर्मचारियों पर। और जैसे ही हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स पे पीपीई किट नहीं है, तो अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर क्या होगी। हम जी तो रहे हैं, पर हर दिन डर डर के साए में। हमें लगता है आप सब भी वही सब महसूस कर रहे होंगे, पर आशा है इस बीमारी से हम जल्द उबरेंगे। हिमांशु कुमार ने लिखा है, दोनों तस्वीर एक ही शख्स की है, दोनों तस्वीर में 2 महीने का फर्क है। इस शख्स का नाम परवेज अंसारी, उम्र 21 साल, रांची के इटकी का मस्जिद मोहल्ला का निवासी। 6 महीने पहले ये अपने गांव से अहमदाबाद गुजरात आया था, रोटी रोजी की तलाश में। एक डिस्पोजल गिलास बनाने वाली कंपनी में काम मिल गया, लेकिन लॉकडाउन के बीच फंसकर दाने दाने को मोहताज होकर भूखमरी के कगार पर पहुंचने के बाद परवेज ने 18 अप्रैल को अहमदाबाद से वीडियो बनाकर राज्य सरकार से मदद की अपील की थी। इस मामले में आईएएस भोर सिंह ने भी तुरंत पहल की और परवेज को अहमदाबाद अमरावती के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। परवेज को खाना और बोलने में तकलीफ हो रही थी, डॉक्टरों ने उसे टीबी वार्ड में दाखिल कराया है। अस्पताल में दाखिल के वक्त परवेज की अपने परिजनों से आखिरी बार करीब 20 सेकंड की बात हुई। घर वालों को ये भी सूचना दी गई कि उसे कोरोना नहीं है, लेकिन गुरुवार को परवेज की मौत हो गई। परिवार वालों को उसके जनाजे में शामिल होने तक नसीब नहीं हुआ। अहमदाबाद में कुछ स्वयंसेवी संस्था की मदद से मिट्टी दी गई, जबकि परिजनों ने जनाजे की रस्म वीडियो कॉल के जरिए देखी। मरहूम परवेज के भाई का आरोप है कि यदि वो रांची में होता तो बच जाता, उसे अहमदाबाद में समुचित इलाज नहीं मिल पाया। आगे सलीम अख्तर सिद्दीकी ने लिखा है, क्या किसी देश का राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित में ब्लीच इंजेक्ट करने की सलाह दे सकता है? आलोचना होने पर यह कहकर बच सकता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि कुछ लोगों ने राष्ट्रपति की सलाह मानकर डिटॉल पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या ऐसे राष्ट्रपति के पद पर बने रहने का हक है? क्या ऐसे राष्ट्रपति किसी का दोस्त हो सकता है? सुफियान राजपूत लिखती हैं, इस हिंदू परिवार को सलाम जो रात में उठकर हमारी बहन को सहरी कराता है। रमजान का पहला दिन एक भारत ये भी है। तारिक अनवर चंपारनी ने लिखा है, कन्हैया कुमार के राजनीतिक उभार के बाद सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम छात्र नेताओं का हुआ है। जेएनयू घटना से पूर्व मुसलमानों की गिरफ्तारी फर्जी आतंकवाद और अन्य मामलों में होती थी, मगर उस घटना के बाद मुस्लिम छात्रों की गिरफ्तारी उसके राजनीतिक गतिविधियों के कारण बढ़ी है। कन्हैया की राजनीतिक स्टाइल को कॉपी पेस्ट करने के कारण दर्जन भर मुस्लिम छात्र नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। कन्हैया की जिस स्टाइल को उसकी कम्युनिटी के लोग नहीं स्वीकार सके, भला वो कम्युनिटी मुसलमानों को कैसे स्वीकार कर लेगी? ये छात्र नेता कब समझेगी कि काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है? ये कुछ नया आइडिया लेकर क्यों नहीं आते? मेरा इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। तब जेएनयू घटना से पूर्व और बाद में मुस्लिम छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का डेटा उठा लीजिए। संजय यादव ने भी लिखा है, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन करों के डीए-डीआर भत्ते बंद करने से सरकार को 1,20,000 करोड़ प्राप्त होंगे। सांसद विकास निधि बंद करने और सांसदों की वेतन कटौती करने से 1,000 करोड़ बचेंगे। महामारी के इस दौर में सरकार सबसे वेतन की कटौती कर रही है। वहीं इसी कठिन समय में केंद्र सरकार दिल्ली में 20,000 करोड़ की लागत से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन, नया प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति निवास इत्यादि का निर्माण करे।
अभी लॉकडाउन के मध्य ही ये प्रस्ताव पास भी हो गया और गुजरात की एक एजेंसी ने इसका ठेका भी ले लिया है। इन सब के पास एकड़ों में फैली इतनी आलीशान बंगले हैं कि तो फिर इस मुश्किल दौर में नए की क्या आवश्यकता है। अगर स्थिति इतनी भयानक है तो लाखों करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को स्थगित किया जाए। वैसे भी उसका फायदा मात्र का पैनिक भी फैल रहा था। बनारस में मौजूदा मेरी एक मित्र जो नाकों के HIV उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ी है, मानती है कि रैपिड टेस्ट किट से कई बार HIV और बहुत सारे पॉजिटिव केस नेगेटिव घोषित कर दिए गए हैं। वही नितिन ठाकुर ने भी लिखा है, ट्रम्प के कहने पर 30 लोग न्यूयॉर्क में ब्लीच, डिटॉल, लाइजोल पी गए। एक की शायद मौत हो गई है। अब ट्रम्प ने बताया कि वो प्रैंक कर रहे थे, देखना चाहते थे कि क्या होता है। ये बात मैंने भारत के संदर्भ में कई बार दोहराई है कि यहाँ भी एक भाई साहब देखते हैं कि क्या होता है कि तर्ज पर रात 8 बजे चले आते हैं। इन सब ताकतवर और आत्ममुग्धों के लिए ये सब प्रयोग हो सकता है, लेकिन जीवन एक ही है, इसे जीने या दांव पर लगाने के लिए ठीक इंसान का चुनाव करें। शीतल पी सिंह ने लिखा है, रमजान और रमदान। विनोद दुआ साहब ने पाकिस्तान की मशहूर गायिका टीना सानी के हवाले से ये मजेदार किस्सा लिखा है। पड़ोसी जिया साहब हाथों में बड़ी बड़ी सामान से भरी थालियां लिए जा रहे थे। आज चांद रात है। जैसे ही हमारे सामने से गुजरे हमने कह दिया, जिया साहब रमजान मुबारक। झट से रुके, पास बुलाया और सख्त लहजे में बोले, आप पढ़े लिखे तो लगते हैं। जी हुजूर, कुछ तो पढ़ाई की है। हमने भी सर झुका के जवाब दिया। कहने लगे, रमदान होता है, सही लफ्ज, रमजान नहीं। अरबी का लफ्ज है, अरबी की तरह बोला जाना चाहिए। हमारी गलती थी, सर झुका के मान ली। कहा, आप सही कह रहे हैं। दिया साहब फौरन चौंके, कहने लगे, ये दिया कौन है? मैंने कहा, आप। कैसे भाई, मैं तो जिया हूँ। मैंने कहा, जब रमजान रमदान हो गया तो फिर जिया दिया हो जाएगा। ये भी तो अरबी का लफ्ज है। जवाब का तलफ्फुज़ खाली रमदान तक क्यों महमूद है? खैर बात खत्म हुई। जिया साहब जाने लगे तो हमने पीछे से टोक दिया, कल इफ्तारी में पकौड़े बनाइएगा तो हमें भी भेज दीजिएगा। फौरन फड़फड़ा के बोले, ये पकौड़े क्या चीज़ है? हमने कहा, अरबी में पे तो होता नहीं है तो पकौड़े भकौड़े हुए। पेप्सी भी वेप्सी हो गई। एकदम गुस्से में आ गए, तुम पागल हो गए हो क्या? हमने कहा, पागल नहीं बागल बोलिए, अरबी में तो पागल ही हुआ। बहुत गुस्से में आ गए, कहने लगे, अभी चप्पल उतार के मारूंगा। मैंने कहा, चप्पल नहीं चप्पल कहिए, अरबी में चाबी नहीं होता। और गुस्से में वो आ गए, कहने लगे, अबे गधे बाज आ। मैंने कहा, बाज मैं तो आ जाऊंगा, मगर गधा नहीं जधा कहिए, अरबी में गा नहीं होता। अब उनका पारा 7वें आसमान पर था, तो आखिर अरब में होता क्या है? आगे राही नसी लिखते हैं, गुजरात मॉडल जो देश में लागू करने की बात थी वो कुछ ऐसा ही था। 4000 लोगों की लाइनें जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। फिर भी किसी लॉकडाउन का क्या अर्थ रह जाता है? खैर, इस मॉडल में ये खास था कि जिसके पास गुजरात का आधार कार्ड नहीं, उन्हें राशन नहीं दिया गया। शायद उनमें से कुछ लोगों ने अपनी फेसबुक पोस्ट दिखाई हो कि उन्हें गुजराती के लिए कितनी गालियां बकी है। भारत में 22 मार्च को जिस दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, उस दिन कोरोना के भारत में 438 केस थे और पाकिस्तान में लगभग डबल 817 केस थे। भारत में 23 से ही कई राज्यों ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था और 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। पाकिस्तान ने शुरू से लॉकडाउन नहीं किया और अपने लोगों को अपने घरों में सेल्फ आइसोलेशन में जाने को कहा। इस बात की हमारी मीडिया ने बहुत हंसी उड़ाई। बहरहाल अब आते हैं 21 अप्रैल पर, जब मोदी जी को मात्र 447 विदेशों की राय से कोरोना से लड़ने वाला वर्ल्ड का बेस्ट प्रधानमंत्री घोषित किया गया जाता है। उसी दिन 21 अप्रैल को भारत में केस हो जाते हैं 20,080 और पाकिस्तान में केस है 9,565, यानी कि यहाँ मामला बिल्कुल उलट जाता है। 22 मार्च के विपरीत भारत में पाकिस्तान की तुलना में 2 गुना मामले हो गए हैं। अब भारत और पाकिस्तान के प्रति 10 लाख लोगों पर टेस्टिंग के आंकड़े भी जान लीजिए। भारत में 393 टेस्ट प्रति 10 लाख लोगों पर कर रहे हैं और पाकिस्तान में प्रति 10 लाख लोगों पर 595 टेस्ट कर रहा है। यहाँ पाकिस्तान हमसे आगे है, जिसकी अभी भी हंसी उड़ाई जा रही है।
अब यदि आप पोस्ट के लेखक को पाकिस्तान जाने की सलाह देने की सोच रहे हैं तो उससे बेहतर है कि कुछ सवाल देश की सरकार से करने की हिम्मत दिखाइए। आगे खालिद नदीम ने लिखा है, भारत सरकार को इस कोरोना फैलाने वालों को भारत रत्न देना चाहिए। जो मंत्री या नेता सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाए उसे राष्ट्रपिता घोषित कर देना चाहिए। मुझे लगता है अब इस देश में सत्य और अहिंसा के पुजारी की कोई जरूरत नहीं। अब देश को फेक न्यूज के पुजारियों की जरूरत है। अगर बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता फेक न्यूज शेयर करता है और पकड़े जाने पर नहीं हटाता, अगर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का महासचिव फालतू चीजें शेयर करता है और ध्यान दिलाने पर नहीं हटाता, अगर सत्ता समेत आईटी सेल दिन भर फेक न्यूज का कारोबार करती है तो निश्चित ये है कि कोई ऐसी चीज है जो इस देश के लिए सांस की तरह जरूरी है। इस फर्जी वालों का सम्मान होना चाहिए। 22 अप्रैल को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, और जरा इन बाबा के भी कारनामे देखो। ये बेचारे बाबा सिर्फ बोतल में पेशाब कर उस केले के ऊपर छिड़क रहे थे, फिर भी पुलिस बड़े अदब से पेश आ रही है। कोई जरा आरती की थाली लाना, बाबा की आरती करनी है, क्योंकि कुछ अन्यथा बोलो तो फिर इस्लामोफोबिया की कंप्लेन कर देंगे गल्फ में। इस वीडियो को सुदर्शन न्यूज के एडिटर सुरेश चौहान के तारिक फतेह आदि दिग्गजों ने भी शेयर किया। ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक करके बताया कि ये दावा बेबुनियाद है। वेबसाइट को बिजनौर पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग का नाम इरफान अहमद है, वो घूम-घूम कर फल बेचते हैं। 20 अप्रैल को फल बेचने के दौरान उन्हें पेशाब लगी तो उसी गली में पेशाब करने लगे। इसके बाद ठेले पर रखी पानी की बोतल से अपने हाथ धोए तथा केले पर पानी छिड़का और उसी बोतल से खुद पानी पिया। वीडियो में व्यक्ति ऐसा कुछ भी करता नहीं दिखता है। ये वीडियो अफवाह के लिए बनाया गया मालूम पड़ता है। इरफान अहमद को शुरू से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे रिहा करके क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। ये बात सामने आने के बाद भी संबित पात्रा ने ये वीडियो नहीं हटाया। वो हर कुछ दिन में ऐसा करते हैं। बीजेपी महासचिव रामपाल ने भी 15 अप्रैल को एक फालतू सा पुराना फोटो शेयर किया। फोटो में भारत के नक्शे के साथ दावा किया गया था कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिकी सीईओ ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। फैक्ट चेक करने पे पता चला कि ये फोटो कई साल नेट पर मौजूद है। इसका कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राम माधव जी ने पोस्ट नहीं हटाई। बड़े बड़े ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जो बिना शर्म लिहाज के हमेशा ऐसा करते हैं। ऐसा बार बार होता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि फर्जी सूचनाएं और उन्मादी झूठ जनता के दिमाग में डालना कोई महान काम नहीं है। दिन भर झूठ फैलाने के लिए ये मेहनत क्यों की जा रही है? जरूर इस झूठ के कारोबार में भारत का महान भविष्य छुपा है। आप लोग भी मांग कीजिए से नवाजे, महानता को सम्मान देना चाहिए। जनार्दन मिश्रा लिखते हैं, एक ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या। गोरखपुर में पुलिस पिटाई से साधु की मौत। कुछ लोगों का खून भी मौत देकर उबाल मारता है। जितेंद्र नारायण ने लिखा है, 70 मेलॉर्ड के वारिस कॉलेजियम सिस्टम से ही जज बनते रहे हैं। आइए मेलॉर्ड लेवल प्लेइंग फील्ड में और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का आदेश दीजिए। अपने तथाकथित प्रतिभान बारिशों को केवल लिखित प्रतियोगिता परीक्षण के आधार पर जज बनने के सपने को पूरा कीजिए। जनार्दन मिश्रा फिर से लिखते हैं, बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान ने हकीकत में गरीब लोगों तक मदद पहुंचाने का अनोखा तरीका निकाला। वो एक ट्रक भरकर आटे की थैली लेकर एक मोहल्ले में गए और लोगों को घरों से बुलाया और ये कहलवाया कि सिर्फ 1 केजी ही आटा मिलेगा। जो सच में 1 किलो आटे की भी मोहताज थी, वो आकर सबको 1 किलो आटे वाली थैली पकड़ा दी गई। जब सबने घर जाकर आटे के पैकेट खोले तो उसमें 15,000 रुपए भी थे। वाकई में जरूरतमंदों के दिलों से दुआ निकली होगी, उसका कोई भी मोल नहीं लगा सकता। गौरव सिंह ने लिखा है, एक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें जब दुकान खोलता है तो कोई अधिकारी हड़काता है। हड़काते वक्त वो नेता पैंट में सुसु कर देता है। हो सकता है प्रथम दृष्टया ये वीडियो आपकी हंसी का मजाक वाला लगे, लेकिन जिस तरह से हंसी ठिठोली के साथ आप उसे शेयर कर आगे बढ़ा रहे वो अमानवीय है। उस व्यक्ति की जिंदगी लॉकडाउन के बाद भी होगी, लेकिन आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो की वजह से बेचारे को और उसके पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाकी लॉकडाउन का उल्लंघन करने के जुर्म में अधिकारी को उसे जो उचित कार्रवाई हो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए था। शहनाज मलिक लिखते हैं, रिपोर्टर प्रणाम सर। संपादक, क्या खबर लाए हो? रिपोर्टर सर, होशियारपुर में एक साधु पर जानलेवा हमला हो गया। संपादक, क्या हमलावर मुसलमान है? रिपोर्टर, नहीं सर, हमलावर चोर थे। संपादक, तो चोरों में मुसलमान ढूंढो। रिपोर्टर, हाँ सर, साधु के घर में बिरयानी की गंध आ रही है। संपादक,
इससे बड़ा सुराग और क्या चाहिए। तुम्हें ऐसे बनोगे एक बड़े रिपोर्टर। मगर सर, ये नहीं पता कि बिरयानी हैदराबादी है या मुरादाबादी। संपादक: अरे तुम्हें इसका क्या करना, तुम तो शुद्ध वैष्णव भोजन वाले हो। रिपोर्टर: जी सर, पक्का वाला। मगर बिरयानी हैदराबाद हुई तो ओवैसी के लपेट सकते हैं, और मुरादाबादी लिखा तो सपा सांसद ST हसन को घेरा जा सकता है। लिख देंगे कि चोर इनके ही संसदीय क्षेत्र से आए थे। संपादक: नहीं, ऐसा करो कि दोनों को लपेटो, हैदराबादी मुरादाबादी में घुसने की बजाय सिर्फ बिरयानी लिखो। रिपोर्टर: ठीक है सर, बस आप हेडिंग दे दें, बाकी तो काम हम कर ही लेते हैं। संपादक: लिखो कि साधु के घर में वारदात से पहले चोरों ने खाई थी बिरयानी, हैदराबादी या मुरादाबादी हो सकते हैं चोर। सौरभ यादव लिखते हैं, डॉक्टर तौसीफ खान से मिले संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से 17 मार्च को इन्हें कोरोना हुआ, इलाज हुआ और 7 अप्रैल को ठीक हुए। फिर अपने घर में 14 दिन आइसोलेशन में रहे और अब एक बार फिर मरीजों के इलाज में जुट गए हैं, और आज ही कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए लखनऊ KGMU में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की। और डॉक्टर तौसीफ खान पहले से शख्स हैं जिन्होंने रमजान के पहले रोजे में अपना रक्त दान किया है। अब उनका खून 2 गंभीर मरीजों की जान बचाने के काम आएगा। सच सबसे नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। ये महाशय है दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, और वो भी उस भारतीय जनता पार्टी की जिसकी सरकार है इस वक्त भारत में। और हर सरकार का और हर एक सत्ताधारी पार्टी का ये दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को एक समान और एक तरह से व्यवहार करे। लेकिन क्या इनकी जो बातें हैं उनको देखकर, उनको सुनकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक नागरिक को एक समान देख रही है, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। खुलेआम ये शख्स लाइव डिबेट में कहता है, हिंदुओं जाग जाओ वरना कटने को तैयार रहो। हालांकि ये वीडियो दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त का है। आज मैं इस पे क्यों चर्चा कर रहा हूँ, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि संबित पात्रा बोलते हैं, जहरी उगलते हैं और नफरत भरी बातें फैलाते हैं। कितना बड़ा बना था। हो गया खेल के चाहता हूँ और सवाल पूछना चाहता हूँ। नींद नहीं आ रही होगी अब तो। एक जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रवक्ता का काम क्या होता है, उसके प्रवक्ता का क्या काम किया है और क्या करने वाली है, एक इंसान ले लो, आगे एजेंडा क्या है, और चुनाव के मसले पे बात करना कि क्या वो एक धर्म विशेष के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ेगा। क्या संबित पात्रा को कभी देखा है कि वो सबकी बातें कर रहा हो और ये मुसलमानों की कभी तारीफ कर रहा हो। मैं खुलेआम मुसलमान बोल रहा हूँ, कभी नहीं आपने देखा होगा। इसी पे बात करेंगे और इसी पे आपको बताएंगे हम, और ये इन्होंने कब और खा चुके हम खाना, कोई खाना वाना नहीं देंगे। सबसे पहले आप नौकर थोड़ी ना कि बार बार तुमको खाना देते रहेंगे। जो 2 दिन पहले का ट्वीट है, कर दो चादर खराब को लेटते हो तो हमेशा से ही करते हो। और उनके लोगों ने आशा वर्कर्स जो कोरोना की डेटा एकत्र कर रहे थे उन्हें बेरहमी से मारा। पूरे मोहल्ले में ये बात फैलाई गई कि सरकार टूट जाए, मर जाओ तुम ऐसे इकट्ठा कर रही है। पुलिस जान मोहम्मद और उनके साथियों को गिरफ्तार करने ढूंढ रही है। ये संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। अब फरीदाबाद की पुलिस उनको क्या जवाब दे रही है, ये सुनिए। सर नमस्कार, श्रीमान आप आशा वर्कर की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वह फरीदाबाद की नहीं है। तो देखा आपने कि किस प्रकार फरीदाबाद की घटना को लेकर फरीदाबाद की पुलिस ने खुद खंडन किया और संबित पात्रा ने जो आरोप लगाया था वो सरासर झूठ था। वही एक और घटना का आपको जिक्र करते हैं और घटना के बारे में बताते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर का। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं बताऊंगा ये पूरा मामला और पूरा माजरा क्या है।